हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है और मैंने इसको इंग्लिश में स्टार्ट किया है और मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजों में यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और एक एक टॉपिक को, एक एक पैराग्राफ को, फिगर को, मैप को और डाटा को अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और दोनों भाषाओं में अच्छे से समझाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताया जाता है। यहाँ पे सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। साथ में इसका एक्सरसाइज भी हम लोग मिल के करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद इस 9th का ये कंप्लीट करने के बाद मैं 10th का भी स्टार्ट करूँगा और 6 to 12 मेरा टारगेट है कि मैं 6 महीने में कंप्लीट कर दूँगा। फिर आपका मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन चारों सब्जेक्ट को इसमें कवर करूँगा इन सभी क्लासेस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। उसका हिमालय सब कुछ मैंने कवर कर दिया था आपको और ये मैप और सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ये हिमालय की रेंज और उसकी हिमालय कहाँ कहाँ मतलब फैला हुआ है, मीजो पहाड़ियाँ, ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस हुआ है। नॉर्थर्न प्लेन के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तीनों रिवर्स के बारे में आपको यहाँ पे बातचीत हुई है। इसके पिछले वीडियो में प्लेट्यूम्स के बारे में पूरा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सब कुछ डिस्कस हुआ है। और आज हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन डेजर्ट। और आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन। तो इंडियन डेजर्ट को देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लीज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अलाविल सॉइल। अलाविल सॉइल जो हमने ऊपर बताया था आपको, अलाविल सॉइल जो नॉर्थर्न प्लेन में पाया जाता है और ये फुट प्लेन ऑफ क्या होता है, हिमालय का होता है। शिवालिका रेंज से स्टार्ट होता है। तो इसका नॉर्थर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, द इंडियन डेजर्ट मिल जाएगा देखने को। तो वहीं पे यहाँ पे बात की जाएगी, छोटा सा टॉपिक इसको देख लेते हैं। इट इज़ सैंडली प्लेन। यहाँ पे क्या होता है, ये काफ़ी रेतीले प्लेन इसको बोला जाता है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न क्या है यहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अलाविल हिल। अलाविल हिल्स का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे काफ़ी आपको सैंडी प्लेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सैंडी डस्ट, यहाँ पे मतलब काफ़ी यहाँ पे सैंड, मतलब पूरी तरह से अभी समझते हैं ये रेतीले क्षेत्र ही पूरा यहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अलाविल सॉइल का। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मीटर पर ईयर। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 150 मिलीमीटर पर ईयर। आप सोच सकते हैं कितना कम बारिश यहाँ पे होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि इंडियन डेजर्ट में कितना बारिश होता है। तो इंडियन डेजर्ट में 150 मिलीमीटर पर ईयर बारिश होती है यहाँ पे। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पे कभी कम जीव जंतु आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। तो बारिश कम होगी तो फॉरेस्ट कम होगा, फॉरेस्ट कम होगा तो वाइल्ड लाइफ भी कम होगा और एग्रीकल्चर भी कम होगा। तो यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ कम ही देखने को वेजिटेशन मिल जाएगा देखने को। अपीयर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। और यहाँ पे क्या होता है, रेनिंग सीजन में मतलब काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया जाता है। यहाँ पे रेनिंग सीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो रेत से ही क्या होता है, स्टोर होता है पानी यहाँ पे और उसी से यहाँ पे मतलब लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं अपना, मतलब रहन सहन जीवन मतलब यापन जो है बिल्कुल यहाँ के जो रेत पे जो बारिश होती है और रेत में इकट्ठा हो जाता है पानी, वहीं से इनका सब कुछ चलता है। वहाँ पे छोटे छोटे कुइयाँ बोला जाता है, जिससे जो कुआँ का छोटा सा मतलब फीमेल पार्ट जिसे बोला जाता है, और वहाँ पे छोटे छोटे सकरे से होते हैं, वो काफ़ी गहरा होता है। और उसी में क्या बोलता है, चिजारो चिलवांजी। आपको ये मतलब हिंदी में आपको एक स्टोरी होगा इसमें 9th में, उसमें आपको ये समझ में आएगा। 9th में तो शायद 11th में। तो वो कैसे वहाँ पे रेतीले स्थानों पे कैसे कुओं का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे रात भर में पूरा लगभग सिर्फ 2 या 3 बाल्टी ही पानी इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सून आफ्टर दे डिस्पियर इनटू सैंडी दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इन द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन द दिस रीजन।
मतलब यहाँ पे इतना भी बारिश नहीं होता है कि वो समुंदर तक पानी पहुँच सके। वो रेत में क्या होता है, रुक जाता है और नीचे जा नहीं पाता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना कम बारिश होता है। और आपका इस रेंज में इंडियन डेजर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि पानी के लिए आप तो समझ में कि ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि इंडियन डेजर्ट में सबसे लंबी नदी कौन सी पाई जाती है, तो लूनी जो रिवर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। एकलौती लूनी ही ऐसी रिवर है जो इस रीजन में सबसे बड़ी रिवर है। तो ये आपको देख सकते हैं पानी की काफ़ी यहाँ पे समस्या है। ये औरतें पानी लेने जा रही हैं तो अपने घर से काफ़ी लगभग ये 3 से 4-5 का कहें तो 12-12 किलोमीटर तक इनको जाना पड़ता है पानी के लिए। तो ये इंडियन डेजर्ट की एक पिक्चर है। उसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे बरचान के बारे में बताया जा रहा है कि बरचान कवर लार्ज एरिया ऑफ द बट लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री अब आपको बरचाना आपको देखने को मिल जाएगा। इफ़ यू विज़िट जयसलामपुर, अगर आप जयसलामपुर पहुँचते हैं तो यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बरचान। यहाँ पे आपको कई प्रकार के ग्रुप में आपको बरचान देखने को मिल जाएंगी अगर आप जयसलामपुर में पहुँचते हैं, जैसलमेर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपका इंडियन डेजर्ट भी ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक था। तो इंडियन डेजर्ट ख़त्म हो गया। आपका कोस्टल प्लेन के बारे में बातचीत की जाएगी। कोस्टल प्लेन जो है वो क्या होता है, तो कोस्टल प्लेन यहाँ पे तटीय क्षेत्रों के बारे में बात की जाएगी जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं। समुद्र से जो सटा हुआ राज्य है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप कोई अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेनिसुलम प्लेट्यूम्स इज फ्लैंक बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्प्रिट। तो पेनिसुलम प्लेट्यूम्स जो होते हैं वो जाके ख़त्म होते हैं, चाहे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, कोस्टल लाइन से। आप मतलब दोनों साइड वेस्टर्न घाट में अगर आ जाएंगे और ईस्टर्न घाट में, तो वहाँ पे एंड पॉइंट क्या है उनका और स्टार्टिंग पॉइंट भी कोस्टल लाइन प्लेन ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। रनिंग along द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट, जो कि क्या करती हैं, अरेबियन सी से स्टार्ट होकर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो यही आपको मतलब यही क्या है, कोस्टल प्लेन है इनके। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज़ ए नैरो प्लेन। अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, ऊपर हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा, वही चीज़ें यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट में ये अलग है कि ये वेस्टर्न कोस्ट का मतलब यहाँ पे वेस्ट पार्ट में पाया जाने वाला तटीय क्षेत्र। मैं यहाँ पे आपको मुंबई से स्टार्ट करके आपको केरला साइड में, आपका मुंबई केरला और इधर आपका पुणे साइड से जो मतलब रेंज पड़ता है आपका, ये पूरा कौन से किस में पड़ेगा, वेस्टर्न कोस्ट में पड़ेगा। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट हो गया ये। और इसी तरह ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो ईस्टर्न कोस्ट कहाँ पे आपको पाया जाएगा, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से कलकत्ता हो गया आपका, विशाखापट्टनम हो गया, भुवनेश्वर हो गया आपका, ये उड़ीसा, अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर का ये सारा क्षेत्र क्या हो रहा है आपका कोस्ट ईस्ट कोस्ट है। ठीक, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। और वेस्ट कोस्ट में कौन से सी पाया जाता है, तो वेस्ट कोस्ट में आपका अरेबियन सी पाया जाता है और ईस्ट कोस्ट में आपका बे ऑफ द बंगाल पाया जाता है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये मैप आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट कोस्ट है और यहाँ पे अरेबियन सी पाया जाता है। और इधर हम आ जाए यहाँ से कलकत्ता से स्टार्ट करें, ये वाला पूरा रेंज तो है वो कौन सा रेंज है, ईस्ट कोस्ट है। ठीक, ईस्ट कोस्ट का मतलब कौन सा, इसमें आपका सी मिल जाएगा देखने को, तो आप बे ऑफ द बंगाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन को क्या कहता है, कंसिस्ट करता है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड मुंबई गोवा कोस्ट, जिसको हम बोलते हैं कोंगन कोस्ट बोला जाता है। किसको, नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे कोस्टल प्लेन के बारे में ही बात की जा रही है। तो कोस्टल प्लेन जो वो नॉर्थन पार्ट में पाया जाएगा
जिसको हम मुंबई गोवा भी बोलते हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, कोंगन कोस्ट बोलेंगे। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ प्लेन, ठीक। तो यहाँ पे राज्यों की बात की जा रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मुंबई से लेकर गोवा के बीच में जो रेंज होगा उसे हम कोंगो कोस्टल प्लेन बोलेंगे। और कर्नाटका रेंज में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कन्नड़ प्लेन बोलेंगे। और आपका मालाबार कोस्ट कहाँ पे पड़ जाएगा, उसके नीचे वाला एकदम साउथ स्ट्रेच रेफर टू मालाबार कोस्ट, यानी कि केरला साइड का जो रेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मालाबार कोस्ट बोलेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें समझने वाली बात जो है ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि कोस्टल प्लेन के बारे में बात की जाएगी कि कोस्ट तटीय क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पे दो भारत में पाई जाती हैं, एक वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में क्या फ़र्क है, तो वेस्टर्न कोस्ट में जो यहाँ पे बताया गया है कि वेस्टर्न कोस्ट का जो मतलब गोवा से मुंबई तक का मतलब जो रेंज है उसको हम कांगो बोलते हैं, और उसके नीचे वाले को कन्नड़ बोलते हैं, उसके नीचे वाले को मालाबार बोलते हैं। तो ये कोस्टों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कोस्टल प्लेन में एग्रीकल्चर आपको दिखाया गया है। ये काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा या ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसे आपका नॉर्थर्न प्लेन में हमें ऊपर पड़ा कि ये काफ़ी बड़ा और वास्ट लैंड मास होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोस्टल प्लेन काफ़ी छोटा सा मतलब पतला सा पट्टी के टाइप होता है, और ये समुद्र के किनारे किनारे क्या होता है, दौड़ता चला जाता है, ठीक। तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे मतलब दो बच्चे हैं जो यहाँ पे एग्रीकल्चर में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे राइस पैडी प्लांट यहाँ पे उगाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ कोस्टल प्लेन में किया जा रहा है खेती। यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन की एक खेती नहीं है। नॉर्थर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन की एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस होता है, वहाँ के जोग्राफिकल, वहाँ पे फिजिकल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि किस प्रकार उसके क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर किया जाता है। तो दोनों एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ की पैडी और वहाँ के जो धान है, पैडी, दोनों पैडी का मतलब धान ही होता है, तो दोनों धानों के बीच में क्या डिफरेंसेस होगा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि इनके उगाने के तौर तरीके में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और कोस्टल प्लेन में ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न प्लेन, क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन में हमने देखा था कि वहाँ का रिवर क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो होती हैं, अपने आप को कई नदियों में डिवाइड करती हैं। तो वो क्या करती हैं कि दो नदियों के बीच में क्या होगा, दोनों साइड से बेसिन बनेगा, तो दोनों साइड से फर्टिलाइजेशन होगा उसका। तो इसीलिए वहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, और कोस्टल प्लेन में कम एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो जाता है। उसके बाद आपका ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल विड एंड द लेवल, ठीक। बे ऑफ बंगाल में आपका विडली देखने को लेवल मिल जाएगा इन द नॉर्थन पार्ट, जो कि नॉर्थन पार्ट में है आपका, किसके, कोस्टल प्लेन के नॉर्थन पार्ट में जो है बे ऑफ बंगाल, उसको विडली आपको लेवल उसको देखने को मिल जाएगा। इट इज़ रेफर टू द नॉर्थन चरकर चीरकार विल्स, द साउथर पार्ट इज़ नोन एज कोरमंडल कोस्ट। तो साउथ पार्ट में आपका जो मतलब कोस्टल प्लेन होगा उसे हमको क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं। अभी आपका ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल सब समझ गए होंगे। तो ये अब आप गोवा मुंबई के बारे में बात नहीं हो रही, तो अब हम किस साइड आ गए हैं, ईस्ट कोस्ट की तरफ आ गए। तो ईस्ट कोस्ट में आपको बताया जा रहा है कि साउथ पार्ट इज़ नोन एज, क्या कहते हैं उसको, कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं। लार्ज रिवर, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सच एस महानदी, गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा एंड कावेरी हैव द फॉर्म द एक्सट्रीमली डेल्टा ऑन द कोस्ट। और यहाँ की सबसे बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये यहाँ पे क्या करती हैं, डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन कौन कौन सी रिवर करती हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा नेम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है द लेक चिल्का इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न घाट। लेक चिल्का जो उड़ीसा में पलता है, चिल्का रिवर लेक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आपका ये नीचे दिया हुआ है, डू यू नो में, कि द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत में सबसे खारा पानी का जो तालाब है, लेक है, वो कहाँ पे है, चिल्का लेक ही है। और उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है इज़ लीज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा में पाया जाता है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा।
और ये महानदी डेल्टा के साउथ में पाया जाता है, महानदी डेल्टा के नीचे वाले हिस्सों में ये पाया जाता है। तो ये आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में कवर करेंगे द आइसलैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लगातार वीडियो बनाने की वजह से ये वाला वीडियो थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। लगभग मैंने सब कुछ अच्छे से बता ही दिया, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ इसे बता दीजिए, मैं दोबारा इसको पढ़ा दूँगा और अगले वीडियो में हम द आइसलैंड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइबर और बहुत कम है, इसकी वजह से लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपका 9th का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 10वीं 6 8 मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी मैं इसमें कवर करूँगा इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे छोड़ते हैं।